तो जैसा कि हमने देखा कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र की ओर बढ़ चला था। तो नेशनल असेंबली जो बनी थी 1789 में, तो इसने 1791 में अपने संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो रूलर था, जो राजा था, उसकी शक्तियों को लिमिट करना, उसके पावर्स को लिमिट करना, और एक व्यक्ति के हाथ में सारा जो पावर था वो सेंट्रलाइज ना हो, इस बात का ख्याल रखना। इसी इस बात को ख्याल रखते हुए जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या किया, तीन संस्थाओं का निर्माण किया। और ये संस्थाएं थी विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, एंड न्यायपालिका इट मीन जुडिशियरी। और इन्हीं में जो है वो अपने सभी पावर्स को उन्होंने डिवाइड किया और पावर्स को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, ताकि कोई भी एक व्यक्ति, एक शासक निरंकुश ना हो सके, एब्सोल्यूट ना हो सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का नींव फाउंडेशन पड़ जाता है। अब आप दिखाएंगे आपको इस डायग्राम के माध्यम से कि इस डायग्राम के थ्रू कि किन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला। हम देखेंगे कि सबसे पहले कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, जिसे नेशनल असेंबली ने तैयार किया था, तो अब ये जो है नेशनल असेंबली ने किन को अधिकार सौंपे। तो नेशनल असेंबली जो है वो आपको इनडायरेक्टली जो है वो बन चुनी जाती थी। इसके लिए जो है आपको नागरिक जितने भी होते थे, सिटीजन जितने होते थे, वो जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते थे, इलेक्टोरेट्स का चुनाव करते थे, जो कि असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। अब सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। यहाँ बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? तो इसके पीछे का जो रीज़न था कि वैसे सभी लोग जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी वो मताधिकार से वंचित रह गए थे। वे सभी महिलाएं को भी मताधिकार से वंचित रखा गया था। जो फ्रांस में रहने वाली महिलाएं थी, चाहे वो किसी भी 25 वर्ष की उम्र उन्होंने पूरा कर भी लिया हो, लेकिन उनको मत देने का अधिकार फ्रांस ने नहीं दिया, नेशनल असेंबली ने नहीं दिया। और वे सभी लोग जो 25 वर्ष से कम आयु के थे, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उनको जो है वोटिंग करने का राइट नहीं मिला। इसके अलावा जो 25 वर्ष जिन्होंने पूरा भी कर लिया था, उनमें से भी बहुत सारे लोगों को वोटिंग के राइट्स नहीं मिले। इसके पीछे की जो वजह मैं बताऊं आपको, तो फ्रांस में जनता को दो भागों में बांट दिया, सिटीजन्स को दो भागों में बांट दिया गया। एक एक्टिव सिटीजन और दूसरा पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन्स वो कहलाए जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र को टच कर लिया हो, और दूसरी उसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो ये थी कि कम से कम जो है एटलीस्ट 3 डेज़ का वो वेजेस स्टेट को टैक्स के रूप में वो पे करता हो। तो वैसे ही लोग एक्टिव सिटीजन्स कहलाए। बाकी सभी लोग जो है वो पैसिव सिटीजन्स कहलाए, और पैसिव सिटीजन्स को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। तो अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो अपने लिए इलेक्टोरल्स को चूज़ करते थे, और ये इलेक्टोरल्स जो होते थे वो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे, जो कि नेशनल असेंबली को फॉर्म करते थे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू, कि इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए आप देख लीजिए कि जो सरकार के 3 अंग बना दिए गए थे, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए हम ग्रास रूट से चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम नीचे देखते हैं कि यहाँ पे पैसिव सिटीजन्स जिनको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया, इनकी संख्या लगभग 3 मिलियंस मैन, वुमेन, चिल्ड्रन या फिर युवा जो कि 25 साल से कम उम्र के थे, ऐसे लोगों को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। ये पैसिव सिटीजन्स कहलाए। तो समझ लीजिए कि 3 मिलियंस लोगों को आपको वोटिंग का राइट नहीं मिला, वो पैसिव सिटीजन्स कहलाए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं एक्टिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन्स में वो लोग थे जिनको वोटिंग का राइट मिला, और इनकी आबादी लगभग 4 मिलियन की थी, जो कि 28 मिलियन पॉपुलेशन। आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 28 मिलियन पॉपुलेशन थी फ्रांस के 1789 में, से 91 1789 से 91 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय में 2.28 मिलियंस लोग फ्रांस की जनता के रूप में थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मिलियंस पीपल को ही एक्टिव सिटीजन्स माना गया। अब देखिए एक्टिव सिटीजन्स जो है वो अपने लिए इलेक्टर्स का चुनाव करते थे,
जो कि लगभग 50,000 मैन इसमें चुन के जाते थे। और ये जो है अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते थे जो नेशनल असेंबली में का फॉर्म करते थे। इनकी संख्या 745 मेंबर्स की होती थी जो कि नेशनल असेंबली का निर्माण करते थे और ये कंट्रोल करते थे एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, इन्हीं से मिनिस्टर्स बनते थे और फिर ये देश को चलाने के लिए कानून बनाते थे और फिर देश चलाते थे। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव में आपको नॉमिनल हेड बना किंग। ठीक है, उसके पास वीटो का राइट जरूर था लेकिन वो नॉमिनल हेड था। ठीक है, और जब देखते हैं जुडिशियरी को तो जुडिशियरी के भी लोग जो थे, जो जजेस थे, इनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो वोटिंग के थ्रू होने लगा और ये इनका भी चुनाव कौन करते थे, तो वो ऐसे सिटीजन जो कि एक्टिव सिटीजन्स थे। और एक्टिव सिटीजन तो मैंने आपको बताया ही कि एक्टिव सिटीजन्स कौन कहलाते थे, वो लोग जो कि 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हों, पुरुष हों और 3 दिन के बराबर की सैलरी के हिसाब से वो स्टेट को टैक्स पे करते हों। तो हमने देखा कि फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब हम देखेंगे कि फ्रांस में आगे क्या हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो 1791 में ये बन गया और इसने पावर जो है नेशनल असेंबली ने कानून लाने का पावर अपने पास रख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स की आता है। तो डिक्लेरेशन मतलब होता है घोषणा, मतलब पुरुषों के लिए या फिर नागरिकों के लिए अधिकारों का घोषणा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करता है और फिर इसकी घोषणा करता है। इसमें कई तरह के अधिकार जो है वो आम लोगों को दिए गए, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये सारे चीज़ें जो है नेशनल असेंबली ने आपको डिक्लेरेशन ऑफ राइट के तहत उन सभी इंसानों को दिए जो फ्रांस में निवास करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि लोगों को जीने का अधिकार मिल गया, किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई, उनको अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिल गई, सभी लोग कानून की दृष्टि में एक समान थे, ये बात आ गई। और ये सारी चीज़ें जो है उनको नेचुरल और इनलिएबल राइट्स के नाम से जाना जाएगा। मतलब ये कि ये प्राकृतिक अधिकार हैं जिनको कोई भी व्यक्ति उनसे छीन नहीं सकता है कुछ। और तो ये ऐसे अधिकार के रूप में उनको ये अधिकार बाय बर्थ मिल गए, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, चाहे वो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करने वाले हो, सेकंड स्टेट से बिलोंग करने वाले हो या फिर थर्ड स्टेट से बिलोंग करने वाले हो, बिना किसी भेदभाव के ये राइट सभी इंसानों को वहाँ पे प्रदान कर दिया गया। अब ये एक ड्यूटी बनी कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। अब ये स्टेट का कर्तव्य बन गया कि प्रत्येक व्यक्ति के जो नेचुरल राइट्स हैं उसका वो प्रोटेक्ट करे, उसकी वो रक्षा करे। तो ये बहुत बड़ा चीज़ हम देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति को। तो उसके बाद जो नेशनल असेंबली बनी उसकी एक महान उपलब्धि कही जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सोर्स सी में आपके पास बुक होगा, टेक्स्ट बुक, तो देख सकते हैं कि सोर्स सी में वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हैं जो कि लोगों को प्रदान किए गए थे फ्रांसीसी गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब नेशनल असेंबली के थ्रू, जिसके आधार पर मैंने बताया आपको कि सभी लोगों को कहा गया कि मेन आर बोर्न रिमेन फ्री, मेन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। मतलब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है वो जन्म से ही, ठीक है, और उनको ये प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का चार्ट 17 तरह के अधिकार लोगों को दिए गए ताकि लोग अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया था। ये अलग बात थी कि फ्रांस में जो है अभी भी उन सभी लोगों को नागरिकता का वोटिंग का राइट नहीं मिला जिन्होंने क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अभी बस इनको अपने नैसर्गिक अधिकार जो कि नेचुरल राइट्स के रूप में मिले थे, बस इनको यही बेनिफिट मिल सका। तो आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ सिंबल्स थे जिनके अलग अलग मीनिंग थे। तो ये चलिए हम लोग देख ही लेते हैं इस वीडियो में ही कि आप देखेंगे कि एक प्रकार का जो है सो ब्रोकन चेन है। ये जो है ये इस बात का प्रतीक है कि लोग अब आज़ाद हो चुके हैं स्लेवरी से, मतलब दासता से वो मुक्त हो चुके हैं। दूसरा आप देखोगे द बंडल ऑफ द रॉड्स
और फेसेस। तो ये जो है आपको वर्ची का एक गट्ठर है जो कि यूनिटी का प्रतीक है। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, मतलब शक्ति जो है वो आपको एकता में ही दिखाई पड़ती है। इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। जबकि एक ट्राइंगल में आप देखोगे एक आई है, तो ये जो प्रतीक है वो ये इस बात का प्रतीक है कि जिस प्रकार से जो है आंखें जो है सो अपनी दृष्टि में किसी को भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार से इसको दर्शाने का प्रयास किया गया कि द ऑल सीइंग आई stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. मतलब जो भी ignorance में हैं उनको ये जो कानून है उनको वो दूर करेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक स्कैप्चर है जिसका मतलब होता है रॉयल पावर। तो ये रॉयल पावर को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। एक रिंग है जिसमें आप देखोगे कि स्नेक जो है वो अपने ही मुंह में अपने टेल को डाल रखा है, मतलब कहीं से भी एक शुरू नहीं हो रहा है, कहीं से खत्म नहीं हो रहा है, इस बात का ये प्रतीक है। मतलब सनातन कह लीजिए, जिसका कोई अंत नहीं है या फिर जिसका कोई ओर नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे रेड फ्रेजियन कैप है। तो जो आपको स्लैव जो फ्री हो गए थे वो टोपी ये पहना करते थे। तो ये जो टोपी थी वो उनको आज़ादी का प्रतीक के रूप में था। तो ये इस बात का प्रतीक था कि वो कभी स्लैव थे लेकिन अब वो आज़ाद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक ब्लू वाइट रेड क्लॉथ में एक वुमेन आइडल को आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपका फ्रांस का जो ट्राई कलर आप देखते हैं उनमें इन कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये फ्रांस के नेशनल कलर को इंडिकेट करता है। जबकि आप लास्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि सेकंड लास्ट पिक्चर में तो एक जो है सो विंग्ड वुमन है जिसे फरिश्ते के रूप में दिखाया गया है और इसे लॉ के रूप में इसको दर्शाया गया है, कानून के रूप में इसको दर्शाया गया है। जबकि लास्ट जो है आपको लॉ टैबलेट के रूप में दिखाया गया। ये आपको व्यक्तियों को जो दिए गए अधिकार थे जो सभी कानून की दृष्टि में एक समान है उनको दर्शाने के लिए ये लॉ टैबलेट का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे अगले चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल होगा फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।